मैं ले रहा हूं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आप लोग जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस। क्यों कहते हैं पावर हाउस? ठीक है, इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एटीपी नामक ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग द पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जहां तक बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने था या खोजकर्ता का नाम क्या है, इस तरह के सवाल यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। पर मैं थोड़ा सा बताने के लिए बता देता हूँ आप लोगों को कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कॉलिकर। इसका नाम दिया था बेंडा ने। लेकिन ये सवाल नहीं पूछेगा आपसे। आपसे सवाल पूछेगा कि पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एटीपी नामक ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा बात यहाँ पे है, एक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। इसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। आप पहले डायग्राम को समझ लो और साथ में पढ़ाई भी करो। मैं थोड़ा हाईलाइट भी करूंगा, थोड़ा बताऊंगा भी। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर स्ट्रक्चर हो गया। दोनों मेम्ब्रेन के स्पेस के बीच में जो स्पेस है उसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके बाद अंदर में जब जाते हैं तो ये जो स्पेस है इसका नाम है मैट्रिक्स। इसका नाम क्या है? मैट्रिक्स। तो दो स्पेस हो गया। पहला स्पेस है जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है और दूसरा जो स्पेस है वो है मैट्रिक्स का। और इस मैट्रिक्स में कई सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं। वो इवेंट्स कौन कौन कहा मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में आप लोगों को। अब देखते हैं इसका जो इनर मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डेड है, मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ है एक रेगुलर इंटरवल पे। और इस इनफोल्डिंग का नाम क्या है? इसका नाम है क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर आप देखोगे डॉट 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 जो देखते स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर का नाम क्या? F0F1 पार्टिकल। ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? ये डीएनए है। और यहीं पे ये पीला पीला जो देख रहे हो ये है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा मटेरियल है? तो डीएनए है और राइबोसोम है। अब सवाल क्या क्या बन सकता है यहाँ पे वो देखते हैं पहले हम लोग। और इससे पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं स्लाइड को, फिर सवाल भी हम लोग यहीं पे ले लेंगे। तो पहला, आप जहां जैसा कि देख पा रहे हो सब लोग, मैंने यहाँ लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंटस स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय, आप लोग बताइए। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। वेरी इन डायमीटर, डायमीटर तो नहीं पूछेगा आप लोगों को, पर अबाउट द साइज ऑफ बैक्टीरिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया का साइज। माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। एंड इनर इज इनफोल्डेड, है इनफोल्डेड। फोल्डिंग का नाम क्या है बताइए आप लोग? क्रिस्टी। एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन आर, ठीक है, अरेंज्ड ऑन क्रिस्टी। एंड क्रिस्टी हैज F0 F1 पार्टिकल in which energy is produced। ये जो एटीपी एनर्जी है इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है अल्टीमेटली? ये होता है इसी F0 F1 पार्टिकल में आकर के फाइनल फाइनल जो प्रोडक्शन है यहीं पे होता है। अब क्वेश्चन हम लोग का जो बनता है यहाँ पे है, जिसको हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, एक मिनट, आप लोगों को थोड़ा सा कुछ फोन आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। चलो, मैं फोन तो बाद में रिसीव करूंगा, अभी नहीं करूंगा क्योंकि क्लास चल रही है ये। और यहाँ पे हम लोग तो कुछ चीजें क्लियर हो गया। तो जिन बच्चों को नहीं क्लियर हुआ हो एकदम से क्लियर कर लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन का। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो मैट्रिक्स में। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो मैट्रिक्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का F0F1 पार्टिकल कहाँ पाया जाता है? तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब इसमें सवाल यूपीएससी में क्या आया हुआ है क्या नहीं आया हुआ उस पर हम लोग लेंगे। पर इस एक स्ट्रक्चर और मैं बता दूं थोड़ा सा, एक स्लाइड और ले लेते हैं, इसके बाद मैं थोड़ा सा और बात कर लूंगा इसी पे, पहले तो समझ लीजिए आप लोग। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव सम ऑफ देयर ओन डीएनए मॉलिक्यूल्स, है ना, सम ऑफ देयर ओन डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब इसके अलावा भी डीएनए कहीं पे होगा? बिल्कुल, कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में, क्योंकि तो यूकेरियोटिक सेल्स है और यूकेरियोट का डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। एंड राइबोसोम, मतलब राइबोसोम सेल का कहाँ होता है? सेल का राइबोसोम होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल का डीएनए होता है सेल के न्यूक्लियस में।
तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें डीएनए राइबोसोम पाया जाता है। एनिमल सेल अगर है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर प्लांट सेल है तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट में। इस बात को हम लोग को याद रखना है, ठीक है। एंड दैट रिजेंबल दोज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब इसका जो डीएनए होगा ये बिल्कुल, ठीक है, कैसा होगा, प्रोकैरियोट के जैसा होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये सेल का जो न्यूक्लियस है, ये मान लो यूकैरियोटिक सेल्स है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें जो डीएनए है, या यहाँ पे जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम और ये जो डीएनए है, अब यहीं पे मैं देख रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया भी है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं एक, तो इससे समझ में आप लोगों को आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी तो यहीं पे है। चलो, अब मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है वो इससे अलग है। इसके अंदर जो राइबोसोम इसके मैट्रिक्स में है वो इस राइबोसोम से अलग है। तो मतलब यहाँ पे जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, कह रहा है प्रोकैरियोट के जैसा। प्रोकैरियोट कैसा था, सर्कुलर था। और प्रोकैरियोट का राइबोसोम कैसा था, तो वो था 70s टाइप का, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सर्कुलर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम 70s होगा। जबकि सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला ये जो राइबोसोम है कैसा, ये 80s है। सेल के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला ये जो डीएनए कैसा, ये लीनियर डीएनए है, ये सर्कुलर नहीं है। अब क्लियर हुआ, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला डीएनए लीनियर डीएनए है। सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला राइबोसोम 80s है, बड़े आकार का है। जबकि उसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाया जाने वाला जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला राइबोसोम 70s है। और इस 70s और इस सर्कुलर डीएनए किससे सिमिलरिटी बताता है, इसको यही सिमिलरिटी बताता है माइटोकॉन्ड्रिया किससे, प्रोकैरियोट से। ये प्रोकैरियोट के जैसा है, और इसीलिए हमने अभी कहा है आप लोगों को, इट रिजेंबल्स दोज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। एक एक चीज बताने वाला हूं आप लोगों को, एक एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसलिए सब लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछ देगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, ये कैसा डीएनए, क्या कह सकते हैं उसको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए यहाँ पे है, इसके बाहर जो डीएनए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको क्या कहोगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो ये डीएनए क्या कहला सकता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ये राइबोसोम क्या है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है कि नहीं है, बिल्कुल है। या ये भी तो एक ऑर्गेनेल्स है, इसे क्या कह सकते हो, ऑर्गेनेल्स डीएनए या ऑर्गेनेल्स राइबोसोम, ये भी कह सकते हो। ये राइबोसोम का एक तीसरा टाइप हो गया, ऑर्गेनेल्स डीएनए और ऑर्गेनेल्स राइबोसोम। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल्स है। ये अगर नहीं क्लियर हो तो वीडियो को फिर से पॉज करके आप पीछे जा करके फिर से सोचना, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हुआ है तो, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। और आगे थोड़ा सा इसको हम लोग रब कर लेते हैं, फिर आगे बताता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज क्लोज्ड। भाई ह्यूमन क्यों क्या क्लोज क्यों होगा, क्योंकि ह्यूमन के सेल भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, सर्कुलर मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स 16,569 न्यूक्लियोटाइड। भाई इसका क्या जरूरत है यूपीएससी में, इसलिए कि आप लोग 3 पैरेंट बेबी का नाम सुना होगा ना, और 3 पैरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखेगा, या आप लोगों ने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी। नॉर्मली जो बच्चा होता है वो एक पुरुष एक महिला जब शादी करती है उससे बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग यहाँ 2 पैरेंट बेबी। 2 पैरेंट का मतलब मदर फादर। लेकिन जब दो महिला का कंट्रीब्यूशन हो और एक मेल का कंट्रीब्यूशन हो बच्चे में, तो वैसे बच्चे को हम बोलते हैं 3 पैरेंट बेबी। तो जो बच्चा होगा वो बायोलॉजिकल उसके जो पेरेंट्स होंगे वो 3 लोग होंगे। कैसे होगा वो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखेंगे बायोटिक में, पर यहाँ पे उसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने कहा इसमें डीएनए तो है ही, राइबोसोम भी है। तो इसका डीएनए राइबोसोम का काम क्या है आखिर, और किसी सेल ऑर्गेनिज्म में डीएनए नहीं है और किसी सेल ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम नहीं, इसी में क्या है, और इससे इसको फायदा क्या है, इससे इसको फायदा क्या है,
एक हद तक ये सेल्फ डिपेंडेंट है, एक हद तक ये सेल्फ मेंटेनेंस कर सकता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, मतलब यूकैरियोट का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट एक्ट्स लाइक ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, इसको लिख लो आप लोग। किस ऑर्गेनेल्स को हम लोग सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और प्लांट सेल में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, because they are capable to make their own proteins required for running their physiology, required for maintaining their structural and functional integrity. Is that clear? ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जिसके पास अपना ओके कैपेबिलिटीज होता है कि अपना मेंटेनेंस कर सके, अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चला सके, एंड नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस, पूर्ण रूप से न्यूक्लियस के डीएनए पे या सेल के साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम पे पूर्ण रूप से निर्भर न रहे, बल्कि ये अपने ऊपर डिपेंडेंट रहे। ये यहाँ पे इसको खास बताता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मैंने यही कहा था आप लोग, दे रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग इन द हाफ। ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग भी है, सेमी ऑटोनोमस भी है, और समझ रहे हो ना, तो ये है। और ये ऑर्गेनेल्स टू ऑर्गेनेल्स, सॉरी सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन टू ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है, और इस किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के तुलना में इसका नंबर डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल्स, फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द सेल्स और द टिश्यू और द ऑर्गेनिज्म। वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वो क्या है। अगर कोई कुछ नहीं करता है, लेटा हुआ रहता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोपोर्शनली क्या होगा, कम होगा। जो एक्टिवली किसी फिजिकल वर्क में लगा हुआ रहता है, तो आप जितना दौड़ते हो, जितना घूमते हो, जितना कूदते फांदते हो, जितना पढ़ाई करते हो, उसी हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया आपको सपोर्ट करता है, उसी हिसाब से कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म आपको सपोर्ट करता है, उसी हिसाब से उसका बनता है, उसका बिगड़ना है, सब उसी हिसाब से होते रहता है। इस बात को हम लोगों को समझ लेना एक बार में कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनोमस, क्यों कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्यों कहते हैं सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग। तो ये बातों को क्लियर होना चाहिए सब लोगों को। अब अगला कंसेप्ट देखो आप लोग, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रिप्रोड्यूस, सेमी ऑटोनोमस, इन बातों को एकदम से याद रखना। पावर हाउस, इन बातों को एकदम से याद रखना है आप लोगों को। और है नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया मे हैव evolved from the bacteria that once developed a close relationship with primitive eukaryotic cells and then lost the capacity to live outside the cells. माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इवॉल्व फ्रॉम द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से इसका इवोल्यूशन हुआ है। दैट वंस डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों में एक इंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन को बताता है। कहीं कुछ कुछ संबंध है, गहरा संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया का। वो संबंध कैसे परिलक्षित होता है, तो वो संबंध रिफ्लेक्ट होता है इसके डीएनए की सिमिलरिटी होने के कारण, इसके राइबोसोम के सिमिलर होने के कारण। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में ये प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुआ है, मतलब बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है। एक और चीज जान लो, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया इज फैक्ट दैट all of a person's mitochondria are descendant of those of his or her mother। मतलब हम लोगों में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पिता की तरफ से आया है कि माँ की तरफ से आया है, ये कैसे तय होगा, तो ये माँ की तरफ से आया है। और तय करने का अगर मन हो तो आप तय ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे जो आप अगर स्पर्म सेल का डायग्राम आपको देखना होगा, जो स्पर्म सेल होता है, ये स्पर्म सेल अगर है तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में कहाँ पे होता है, इसके टेल में होता है। और एग सेल अगर ये है तो एग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होगा, तो एग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इसके सेल के साइटोप्लाज्म में। जब ये स्पर्म इस एग से स्ट्राइक करता है तो इसका ये जो पार्ट है, इतना ही पार्ट इंटर आता है, इसका जो न्यूक्लियस है ये अंदर आ जाएगा, इतना पार्ट। और शेष जो पार्ट है ये क्या होता है, ये कट के हट जाता है, ये इंटर नहीं कर पाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो आया ही नहीं,
तो ये जो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है और ये फादर का जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, और ये जो न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करेगा, तो मान लो यहाँ पे 23 क्रोमोजोम है, यहाँ पे 23 क्रोमोजोम है, तो ये दोनों मिलेगा तो 46 क्रोमोजोम का जाइगोट बन जाएगा, और यही जाइगोट आगे चल करके एक बच्चे का निर्माण करेगा। ठीक है, इस प्रकार से फादर का माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में नहीं आ पाता, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और इसलिए समझना जरूरी है। इसलिए 3 पैरेंट बेबी में होता क्या है कि अगर मदर का माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव हो जाए तो बच्चों में समस्या हो जाएगा। उस समस्या का नाम क्या है? लीग सिंड्रोम। और इसी सिंड्रोम से बचाने के लिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी टेक्निक का सहारा लेते हैं, जिस टेक्निक पे मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों को दूंगा जब बायोटेक का क्लास लूंगा। उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या प्रोग्रेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, कैसे टेक्निक होता है, कितने तरीके से कराया जा सकता है, किसमें क्या एडवांटेज होगा, किसमें क्या डिसएडवांटेज होगा, सब पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तब बायोटेक का जो लेक्चर होगा वहां पे बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। इससे बढ़ने से पहले मैं एक दो बातें और जो इंपॉर्टेंट है इससे जुड़ा हुआ वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ। तो बातें क्या क्या था, कहा था ना मैंने, आप लोग जो जो भी पढ़े हो मैं भी वही पढ़ाता हूँ। अंतर सिर्फ होगा तरीका का नहीं, अंतर सिर्फ होगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा बन रहा है। अगर बने तो समझ रहे हो ना, इस चैनल के सारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, देख लेना, और आगे से जो भी वीडियो मिलेगा सबको देखते चलिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम बहुत आगे जाने वाले हैं, है ना। और हमें सारे बच्चों का सहयोग भी चाहिए। आज के कल के दौर में बिना आप लोगों के सहयोग के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग खुद भी पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए, खुद सीखिए, अपने घर के भाई बहनों को सिखाइए, खुद देखिए, लोगों को दिखाइए, और नहीं हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो मैंने कहा कि इसके अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना। देखो सेल जो होता है ना, सेल यहाँ पे, तो सेल का ये तो मान लो मैंने कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये मान लो सेल का साइटोप्लाज्म। जो फूड लेते हो ना, फूड यहाँ पे आता है ग्लूकोज के फॉर्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के फॉर्म में आइए, मान लो ये ग्लूकोज का दाना है, ये बड़े आकार का है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता है, तो ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस एक इवेंट होता है जिसमें ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड में टूट जाता है। एक ग्लूकोज दो पायरुविक अम्ल में या पायरुविक एसिड में टूटता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस द्वारा। और इस प्रोसेस के बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये दोनों। अब ये पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा तो ये इसके अंदर क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है। कहाँ पे मैंने कहा था आप लोगों को ना, क्रेब साइकिल होता है, बड़ा इवेंट होता है ये। तो ये होगा इस मैट्रिक्स में, जहां पे पायरुविक एसिड एक चक्की में चलेगा, पीसेगा, और उससे कुछ यहाँ पे एनर्जी बनेगा। इसके बाद ये जो भी इंटरमीडिएट कंपाउंड क्रेब साइकिल का जो बाय प्रोडक्ट होगा वो जाएगा अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ईटीसी में, और ईटीसी पाया जाता है इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर। और यहां से होता हुआ इंटरमीडिएट वो पहुंचेगा फाइनली कहाँ पे, F0F1 में। और इस F0F1 में ये क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लिख लो आप लोग, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फॉस्फेट का एडिशन। और ये कहाँ पे प्रोसेस होगा, ये होगा F0F1 में। ठीक है, ईटीसी कहाँ हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन में, क्रिस्टल कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये चार अलग अलग इवेंट है, चार अलग अलग जगह पे हो रहा है, चारों का अलग अलग कहा है, पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सबका क्या है, एटीपी का निर्माण करना। कुछ एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, कुछ एटीपी क्रिस्टल में बनता है, कुछ एटीपी जाकर के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बनेगा, और फाइनली एक ग्लूकोज के अणु के एक ग्लूकोज के अणु से, ठीक है ना, एरोबिक रिस्पिरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन की सहायता लेकर होता हो, 38 एटीपी का निर्माण होता है। जबकि एनारोबिक में ये 36 एटीपी का निर्माण होता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ओल्ड है, पर जनरल साइंस के लिए यही कॉन्सेप्ट है। जब एडवांस में जाओगे तो हम लोग वहां पे कुछ और बताते हैं उनको, 30 से 32 बनता है, क्योंकि वहां पे एनएडीएच का मान बदल गया हुआ है, तो उसमें आप लोग को नहीं पढ़ना है। आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि एक ग्लूकोज के एरोबिक रिस्पिरेशन में भाग लेने पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी निर्माण होता है।
जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से 36 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो एटीपी का निर्माण किससे होता है? तो फूड से। कौन सा फूड? जो हम लोग खाते हैं, तो फूड खाते हैं, खाने के बाद कहाँ पे गया? स्टमक में गया, डाइजेस्ट होगा, ब्रेकडाउन होगा, इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहां से आ जाएगा ब्लड में, ब्लड से आएगा सेल में, सेल में क्या आता है? ये ग्लूकोज आता है, और सेल में आने के बाद ये ग्लूकोज, अब ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो टूटेगा किसमें? पायरुविक एसिड में। टूटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोलाइसिस। एक बात याद रखना, जिस भी वर्ड के लास्ट में ये लाइसिस वर्ड लगा हुआ हो ना, मतलब होता है ब्रेकडाउन। टूट गया पायरुविक एसिड में, अब ये दोनों कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा, और मैट्रिक्स में जाने के बाद अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस में भाग लेगा? ये क्रेब्स साइकिल में लेगा। उसके बाद कौन में जाएगा ना, कहाँ जाएगा? ये इनर मेम्ब्रेन में जाएगा। इनर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? तो ईटीसी। ईटीसी से फिर कहाँ जाएगा? ये F0 F1 में। ये इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और अल्टीमेटली इन सारे प्रोसेस में क्या बनेगा? तो इन सारे प्रोसेस में एटीपी का निर्माण होगा। कितने एटीपी का निर्माण होगा? तो मैंने अभी बताया था, एक ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी, और एक ग्लूकोज से ठीक है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी का निर्माण होगा। इस बात को याद रखना है सारे बच्चों को। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो क्या कहोगे? एटीपी का निर्माण करना, है ना? एटीपी का निर्माण करना। अब ये जो एटीपी का निर्माण, इसका यूज कौन करेगा? इसका यूज माइटोकॉन्ड्रिया अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के लिए भी करेगा, अपने प्रोटीन निर्माण के लिए भी करेगा, अपने मेंटेनेंस में भी करेगा, सेल को भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इस प्रकार से इसे हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो सेल के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल वर्क होता है, उस वर्क में माइटोकॉन्ड्रिया का योगदान बहुत बड़ा है, और इस दृष्टिकोण से ये ऑर्गेनेल्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हम लोग हैं अगले स्लाइड में, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग, ताकि इसमें भी जो कमी रह गया हो उसको किसी अगले वीडियो के साथ और पूरा कर दिया जाए, या जो टेस्ट के थ्रू उसको हम पूरा कर सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो चलो मैं इसको एक बार स्लाइड्स हाईलाइटर ले लेता हूं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखो आप लोग, ये है सेल, और सेल्स का ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये देख रहे हैं, ये है बेसिकली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही हो स्ट्रक्चर। इसका मैंने वहां पे कलर किया, वही कलर यहाँ कर रहा। तो ये जो देख रहे हो आप लोग, ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? तो न्यूक्लियस से लेकर के और इधर जाओ किनारे, तो ये सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। एक तरफ ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और एक तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो इसका एक्सटेंशन इतना बड़ा है। ठीक है, हम लोग ईआर को इधर सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर कैनाल दैट बिगिन जस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस, ब्रांचेस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म एंड टचेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इफ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके ऊपर कुछ डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये डॉट किस चीज का? ये राइबोसोम का है। अगर जिस ईआर के ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रफ ईआर। और जिसके ऊपर नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्मूथ ईआर। इफ राइबोसोम, ईआर दो तरह का है, इफ राइबोसोम अटैच टू द ईआर इट इज कॉल्ड रफ ईआर। और इस ईआर का फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ ईआर का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इफ नो राइबोसोम आर अटैच्ड टू द ईआर इट इज कॉल्ड स्मूथ ईआर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, कुछ और चीजें मैं लिख देता हूं, आप लोगों को तरफ से याद रहेगा। तो लिपिड सिंथेसिस एक तो ये हो गया, एक बात याद रखना इसका एसईआर का फंक्शन। दूसरा फंक्शन याद रखना है इसका, ये मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एट दैट टाइम इट प्रोवाइड कैल्शियम आयन, सो इट प्रोवाइड कैल्शियम आयंस टू द मसल सेल्स ड्यूरिंग द, ठीक है। इसके अलावा सेल के लेवल पर ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। एट सेल लेवल इट प्ले अ रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। इसको भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। तो 1 2 3 ये मेन फंक्शंस हैं। और जब, ठीक है, और जिस भी
देखोगे आप कहते हैं कि एसीआर और आरईआर में से किसका नंबर ज्यादा होगा। देखो, अगर आप एक्टिव वर्क करते हो तो आप में आरईआर का नंबर ज्यादा है, अगर आप पैसिव वर्क करते हो तो आप में एसीआर का नंबर ज्यादा होगा। तो मोटापा लाने में एसीआर का कंट्रीब्यूशन है और शरीर को स्ट्रांग बनाने में आरईआर कंट्रीब्यूशन है। पर इन दोनों में आपका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि दोनों के लिए जवाबदेह आप हो, मतलब आप नहीं, जो जिसमें भी होगा वो है इसके लिए जवाबदेह। क्यों जवाबदेह? क्योंकि भाई बाय एक्टिविटी, बाय फिजियोलॉजी आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो। जरूरी क्या है? वर्क कीजिए, जैसा कीजिएगा काम वैसा डेवलप होगा सेल ऑर्गेनेल्स। आप काम एक्टिवली करोगे तो आरईआर ज्यादा बनेगा, काम नहीं करोगे, लेटे रहोगे, खाते रहोगे तो एसीआर डेवलप होगा। तो फैट सेल का निर्माण ज्यादा होगा और शरीर फैटी हो जाएगा। इस बात को समझ जरूरी है। नॉर्मल एक एग्जांपल ले लो, दो जैसे जनरली देखते हो मेल में भी वीमेन में भी नॉर्मली क्या होता है, वीमेन का बॉडी क्या ज्यादा फैटी होता है, मेल का बॉडी क्या होता है, प्रोटीनियस होता है। क्योंकि मेल कहीं ना कहीं सिंस चाइल्डहुड टू द जो भी लाइफ जीता है एडल्टहुड में, वो थोड़ा सा घर के बाहर के ज्यादा काम में इन्वॉल्व होता है। जो फीमेल भी ऐसा करती है उसके बॉडी में भी फैट का परसेंटेज कम हो जाता है, प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन जो फीमेल नहीं इस तरह के वर्क में एंगेज होती है तो उसमें रिवर्स होता है। और अगर जो मेल भी इस तरह के फिजियोलॉजिकल वर्क में इन्वॉल्व नहीं होता तो उसका बॉडी भी फैटी धीमे धीमे होता है। तो बॉडी को फैटी बनाने में, बॉडी को हार्ड बनाने में या मेस्कुलाइन फेमाइन टेंडेंसी बनाने में इन दोनों ऑर्गेन्स का बड़ा योगदान है। इस बात को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईआर का खोज करता कौन है, सब आप लोगों से सवाल सब नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा कि इसके फंक्शंस क्या है। तो आरईआर का याद रखिएगा, प्रोटीन निर्माण। एसीआर का लिपिड निर्माण, कैल्शियम को प्रोवाइड करता है एट द टाइम मसल कॉन्ट्रेक्शंस। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज जब हमारे शरीर से होते हुए जब सेल के लेवल पे पहुंच जाता है और तो सेल के अंदर वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो उस जहर के प्रभाव को कम कर सकता है, तो वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी एसीआर। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले यहाँ पे हैं वो है राइबोसोम का। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे राइबोसोम के विषय में बात करने जा रहे हैं। और देखो राइबोसोम के विषय में आप लोगों को भी काफी सारी जानकारी होगी। मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, ये मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। किससे बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। ये याद रखना है इस बात को, आरएनए एंड प्रोटीन। कंफ्यूजन दे देगा, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, तो क्या कहोगे? आरआरएनए एंड प्रोटीन। आरआरएनए का मतलब क्या हुआ? राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल सब यूनिट। एक बड़ा है ये, एक छोटा है, तो ये समान हो गया नहीं, अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, इसलिए बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल सब यूनिट। राइबोसोम अटैच देमसेल्व्स टू ईआर, अभी पढ़े हो आप लोग ईआर, एंड फंक्शन इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। का काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। ये इसका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद मैं बता रहा हूँ राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलीजोम। पोलीजोम का मतलब क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड बाय mRNA are called polysome. A group of ribosome attached by mRNA is called polysome or polyribosome. So polyribosome are free floating structure with the cytoplasm generally produce protein that will be used inside the cells. मतलब पोलीजोम के अंदर ये क्या होता है, एक मिनट में आप लोग समझ लो इसको। पोलीजोम के अंदर जैसे एक राइबोसोम ये हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये राइबोसोम हो गया, जब ये कई सारे एक mRNA के थ्रेड्स जुड़ा हुआ रहेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे पोलीजोम। और इस पोलीजोम के अंदर जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन का यूज कौन करेगा? वो सेल के अंदर उस प्रोटीन का यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डायग्राम, ये राइबोसोम है, एक है प्रोकैरियोट का है, ये है यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट का 50+30 दोनों को मिला के कितना कहेंगे? ये कहेंगे 70s का है। ये 40+60 ये कितने का हो गया? 80s। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 70s लिखा हुआ है। ये छोटे आकार का, ये बड़े आकार का। लेंथ दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो। अगर इसके अंदर जाओगे तो मान लो इस राइबोसोम में भी कई सारी यूनिट है। एक ये देखो 60s राइबोसोमल यूनिट, इसमें दो है ना, एक 60 है
एक 40 हो गया, 60 वाला इधर ले लो, 40 वाला इधर आ गया, तो इस 40s है, ये 60s है। इसमें देखो मैंने कहा था आर आर एन 28s आर आर एन ए, 5.8s आर आर एन ए, 5s आर आर एन ए, ये सब मिलकर के प्लस 49 प्रोटीन मिल जाएगा, तब जाकर के ये निर्माण होगा 60s का। और जब 18s आर आर एन ए और 33 प्रोटीन जब एक साथ मिलेगा तो निर्माण होगा ये 40s सब यूनिट का। और जब दोनों मिल जाएगा तो निर्माण होगा राइबोसोम का। और एक बात याद है, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है इसका, ठीक है ना, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोटीन निर्माण के ठीक पहले बनता है और प्रोटीन निर्माण के ठीक बाद ये अलग हो जाता है, इंटीग्रेट कर जाता है। इसलिए हम लोग राइबोसोम को सेल ऑर्गेनेल नहीं कहते हैं, इसे सेलुलर पार्टिकल कहते हैं। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ये क्लियर होना चाहिए सब बच्चों को, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। आई होप कि ये आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेने वाले हैं, वो है गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस की जो बात है, अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो गोल्जी अपरेटस के विषय में 2-3 बातें आप लोगों को मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जरा गौर से देखिए। तो गोल्जी अपरेटस आर स्टैक ऑफ फ्लैटेंड hollow cavity enclosed by membranous arranged in a stack is made up of half a dozen of और मोर सैक्यूल्स। मतलब कुल मिलाकर के देखो, ये देख रहे हो ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, पर समझ लो ये स्टैक है, ये एक है, ये स्ट्रक्चर है, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे, तो ये एक दूसरे पे एकदम से लदा हुआ है, ठीक है। जैसे आप कपड़े को जब तह लगाते हो ना, वैसे ही वो एक तह दूसरे पे कई सारे अरेंज हैं। एंड ईच सैक, इसमें से प्रत्येक को क्या कहते हैं, सैक in the organelles contain enzyme that modify protein as they pass through। जब इससे कोई प्रोटीन गुजरेगा तो उस प्रोटीन को ये मॉडिफाई करने का काम करेगा, ठीक है। इससे जो बात समझ रहे हो ना, इससे जब कोई प्रोटीन गुजरेगा तो उसे ये मॉडिफाई करेगा। मतलब मान लो यहाँ से प्रोटीन आ रहा है, ये आने का साइन है, तो ये इधर से निकल रहा है, ये तो निकलने का साइन हो गया। तो ये इस प्रकार से, अब दस द गोल्जी अपरेटस फंक्शन, इसका फंक्शन क्या हो गया, इन मॉडिफिकेशन, असेंबली, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंस। याद रखना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, असेंबली ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट कम्स इन द गोल्जी। जो भी गोल्जी में आता है उसको गोल्जी अपने उसे पैकेज करके उससे बाहर ले जाने का। It receives newly manufactured protein from the ER on its inner surface. Within the Golgi apparatus, the protein, okay, are sorted out and labeled and packaged into vesicles that pinch off the outer surface of the vacuoles. These vesicles can be transported to where they are needed within the cells or can move to the cell membrane for export to the outside of the cell through exocytosis। मतलब सीधा सीधा बात है, गोल्जी के अंदर कोई मान लो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे कोई पदार्थ आया, मतलब प्रोटीन आया, प्रोटीन आएगा, इससे गुजरेगा, उसको मॉडिफाई होगा, पैकेजिंग होगा, उसके बाद ये पिंच ऑफ होगा और एक्सोसाइटोसिस, मैंने कहा एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये इससे बाहर निकल जाएगा, सेल के बाहर अगर यूज हुआ तो, और सेल के अंदर अगर जरूरत है तो वहां पे इसका यूज कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ पे समझो आप इसको, यहाँ पे डायग्राम है ये गोल्जी का, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वैसा किस लिखा हुआ है, ये सिस फेस हो गया, ये ट्रांसफेस हो गया। अब यहाँ पे कोई चीजें यहाँ पे आ रहा है, ये देख रहे हो ना, ये सब सिस्टर्नी है स्ट्रक्चर जैसा, तो इसके अंदर कोई भी चीज आएगा तो क्या होगा, इसमें में आकर के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, लेबलिंग सब होगा, फिर बाहर इस प्रकार से न्यू जो वेसिकल्स ये बनेगा, इसी को बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये आया कैसे है, तो देखो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजें कहाँ पे इंटर कर रही है, ये इंटर कर रही है गोल्जी में। यहाँ पे डायग्राम्स कोर्स देखो आप, ये इंटर कर रहा है गोल्जी में, और गोल्जी से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए ये बाहर आ रहा है साइटोसिस के रूप में, या गोल्जी से होते हुए ये इसका यूज कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये है गोल्जी का काम। आई होप क्लियर हो गया। तो गोल्जी का काम क्या है, पैकेजिंग,
ठीक है ना। इस प्रकार का पैकेजिंग जो होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब हुआ जो प्रोटीन बना है राइबोसोम में, जो ईयर के ऊपर, तो ईयर के ऊपर प्रोटीन बना है। प्रोटीन क्या था? वो नेसेंट था, नेसेंट प्रोटीन था। इस प्रोटीन को मैच्योर होने के लिए टाइम चाहिए था, तो ये प्रोटीन मैच्योर होने के लिए जाता है ईयर में। बना कहाँ पे? राइबोसोम में। आया वहां से ईयर में, ईयर से कहाँ पे आया? गोल्जी में। और गोल्जी में आने के बाद ये, ठीक है, इसका क्या होगा? ग्लाइकोसाइलेशन होगा। मतलब इस प्रोटीन के ऊपर कवरिंग आ जाएगा। किसका कवरिंग होगा? कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का। एज ए रिजल्ट ऑफ द कवरिंग अब प्रोटीन मैच्योर हो चुका है। अब इस प्रोटीन को यूज कर सकते हो आप। अब यूज करने के लिए अब कहाँ पे यूज किया जाएगा? तो दो जगह पर किया जा सकता है। एक सेल के बाहर, दूसरा सेल के अंदर। अगर बाहर भेजना होगा तो इसको हम एक्सोसाइटोसिस भेजेंगे। एक्सोसाइटोसिस का मतलब सेल के बाहर भेजना। इसमें सेल मेम्ब्रेन इसको क्या करेगा? बाहर की तरफ छोड़ देगा। और अगर अंदर यूज होगा तो वो अंदर यूज इसका हो जाएगा। याद रखिए, ग्लाइकोसाइलेशन यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ है। ग्लाइकोसाइलेशन होता क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट या नहीं और वसा का कवरिंग है ये। ठीक है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। थैंक यू। अब आगे हम लोग एक और ऑर्गेनाइज देख लेंगे, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे वेसिकल्स इज कॉल्ड वैक्यूल्स। Vacuoles and vesicles are formed by pinching off from the Golgi apparatus, endocytosis of the cell membranes, extension of the ear membranes, ठीक है ना, and are used for transport and storage of materials. Plant cell usually have one large central vacuoles. Okay, and the central vacuoles का function प्लांट सेल में क्या होता है? जो प्लांट सेल में क्या होता है, ये vacuoles क्या है? बड़े हैं। एक होता है जो आप लोग देखे होंगे डायग्राम में, पहले वाले वीडियो में मैंने वहां बताया था आप लोगों को। और उसमें उसका काम क्या होता है? वाटर स्टोरेज, फूड स्टोरेज, वेस्ट स्टोरेज, सेल सपोर्ट। ठीक है ना, क्योंकि ये जो वैक्यूल्स है ये एक्सटेंशन किसका है? ये ईयर का है। तो याद रखिएगा, जबकि एनिमल सेल में ये बड़ा एक वैक्यूल नहीं होता है, कई सारे वेसिकल्स हैं। कई सारे वेसिकल्स का मतलब क्या हुआ? ये वाला डायग्राम जो दिख रहा है यहाँ पे, कई सारे जो वेसिकल्स है छोटे छोटे ना, इन वेसिकल्स का मैं बात कर रही हूँ। जो वेसिकल्स कई सारे छोटे छोटे, यानी ये वेसिकल्स हैं, ये सर के छोटे छोटे, ये सब वेसिकल्स हैं ये। तो मैं इसका बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स हैं ये। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, एक और स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, उसका नाम है लाइसोसोम। और लाइसोसोम का डायग्राम आपके सामने है, देख रहे होगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। आप लोग जानते होंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि बताता हूँ आगे। लाइसोसोम आर स्पेशल वेसिकल्स which are formed by the Golgi apparatus, contain powerful hydrolytic enzyme, function cellular digestion, auto digestion or disposal of damaged cells. Component like mitochondria and other cell organelles break down of whole cells by releasing their content into the cell cytoplasm. For this reason they are sometimes called suicidal sac, suicidal bag। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे समझो। तो लाइसोसोम क्या है? ये एक छोटा सा बैग नुमा स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं। इसके अंदर 40 से अधिक प्रकार का एसिडिक एंजाइम भरा हुआ होता है। ये एंजाइम में ये कैपेसिटी होता है कि जब ये एंजाइम अगर फट जाए सबका, तो ये सेल का जो पीएच है उस पीएच को बदल देगा, और इस प्रकार से सेल डेथ को कॉज करेगा। मतलब इस प्रकार से सेल का डेथ हो जाएगा। इसलिए इस बैग को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है? बाहर से कोई भी चीज जब अंदर आता है तो ये उसे अपने अंदर ले ले। मान लो फूड पार्टिकल ही आया, कुछ भी आया, उसे डाइजेस्ट करे, ब्रेक डाउन करे, जो यूजफुल है सेल को दे दे, और जो वेस्ट है उसको सेल के बाहर ये छोड़ दे। तो इसलिए हम बोलते हैं सेलुलर स्टमक भी बोलते हैं इसको है। अगर मान लो कोई हार्मफुल आ गया तो हार्मफुल को भी ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और उसको शरीर बाहर भेज देगा, मतलब शरीर मतलब सेल के शरीर के बाहर भेज देगा। अगर ये यूजफुल है, अगर ये फूड है तो फूड को भी लेगा, लेने के बाद उसे अपने एंजाइम की सहायता से डाइजेस्ट करेगा, उसमें से जो यूजफुल है उस सेल को दे देगा, जो वेस्ट है उसे भेज देगा। ऐसे कई दफा सेल के अंदर कुछ डेब्रिज, कूड़े करकट जमा हो जाता है, इसमें पुराने सेल ऑर्गेनेल्स जो काम नहीं कर रहे हैं, जो बेकार के पड़े हैं, वो भी होता है। कई दफा ये इसे भी लेने कंज्यूम कर लेता है,
और इस प्रकार से ये इसे भी ब्रेक डाउन कर देता है। ये भी किसी न किसी उपयोगी चीज से बना हुआ है। उस उपयोगी कंटेंट को, चाहे प्रोटीन हो चाहे कोई हो, इस सबको सेल के अंदर छोड़ दिया और जो टोटल वेस्ट है उसको बाहर भेज देता है। तो इस प्रकार से ये सेलुलर डेब्रिज को, पूरे करकट को सफाई करने का भी काम करता है। पर चूंकि यह अपने ही कलिग सेल ऑर्गेनेल्स को खाने का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी बॉडी भी कहते हैं। ऑटोफेगी का मतलब हुआ जो अपने ही सहपाठी को, अपने ही फैलियों को खाने का काम करता हो। Lysosome are known to contain over 40 different enzymes that can digest almost anything in cells, including protein, RNA, DNA, and carbohydrate. Lysosome also appear to perform other digestive processes such as those connected with phagocytosis and pinocytosis. And lysosome help destroy invading bacteria. Phagocytosis का मतलब हुआ, इसको बोलते हैं सेल ईटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, याद रखना आप लोग। और फिर डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस बाद बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को। और बिल्कुल हर एक वीडियो आपको देखना आपका मजबूरी हो जाएगा, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए हर चीज को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और मुझे कुछ नहीं कहना है, बाद बाकी लिखा हुआ आप समझ सकते हो। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, आपको भी अपना काम ईमानदारी से करना है। फिर मिलते हैं, चलिए, थैंक्स, बाय एवरीवन।